नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ हैं या जो अभी तक हुए हैं उन पर देखने को मिले हैं। तो सभी साथियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइव जुड़ेंगे, मेहनत करेंगे, विश्वास रखना कि विश्वास ही आपको सफलता दिलाएगा। तो अब मैं आप लोगों के लिए वीडियोस भी बनाता हूं। शाम को मेरी रात को 9 बजे जीएस का प्रैक्टिस सेट भी चलता है, आप लोग उसमें भी जुड़ते होंगे। मैं छोटे छोटे वीडियोस भी बना रहा हूं, जैसे मैंने जनगणना पर बनाया है, मैंने महत्वपूर्ण पुरस्कार पर बनाया है। आज मैं राष्ट्रीय पुरस्कार पर भी बनाने वाला हूं एक छोटा सा वीडियो, जिसमें अर्जुन पुरस्कार हो जाएंगे, परमवीर पुरस्कार हो जाएंगे, महावीर पुरस्कार हो जाएंगे, इनसे संबंधित बहुत सारी चीजें, द्रोणाचार्य पुरस्कार हो जाएंगे, सबसे संबंधित जो राष्ट्रीय पुरस्कार है उन पर भी मैं आज चर्चा करूंगा। तो सभी साथी ज्यादा से ज्यादा संख्या में मेरे साथ जुड़ेंगे। यहां पर हम बात करेंगे, देखिए यहां हम स्टैटिक से स्टार्ट करते हैं। गोवा का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पुर्तगालियों पर मराठा योद्धाओं की जीत का जश्न मनाने के लिए किया जाता है? तो हम यही जानते हैं, यही हम लोग यहां पर जान लेते हैं। आप मुझे बता देंगे कि सर गोवा के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो गोवा पर किसका कंट्रोल था, गोवा किसके कॉलोनीज हुआ करता था? तो आप कहेंगे पुर्तगाल के। किसके कंट्रोल में हुआ करता था? पुर्तगाल के। तो यहां पर भैया क्या किया गया था? घोड़े मोदनी एक जो नृत्य है ये मनाया गया। हालांकि ये जो है एक उत्सव के रूप में भी वहां पर मनाया जाता है, पारंपरिक आयोजन के रूप में भी ये किया जाता है। इसमें क्या होता है भैया? इसमें घोड़ों को सजाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? घोड़ों को सजाया जाता है। घोड़ों को सजाया जाता है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, सजाया जाता है। चलिए बहुत बढ़िया, सजाया जाता है। अब गोवा की बात आ गई कि सर गोवा को हमने किससे छीना है? तो आप कहेंगे सर पुर्तगाल से। किससे छीना? पुर्तगाल से, क्योंकि पुर्तगाल के कंट्रोल में था। तो पुर्तगाल से इसे कब छीना गया? 1961 में छीना गया। 1961 में इसे भैया ऑपरेशन विजय के द्वारा, किसके द्वारा? आप कहेंगे सर ऑपरेशन विजय के द्वारा, कह सकते हैं ऑपरेशन विजय के द्वारा इसको भैया क्या किया गया? ऑपरेशन विजय द्वारा इसे भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। और उसके बाद 1987 में गोवा को 25वां राज्य का दर्जा दिया गया। क्या बन गया? 25वां राज्य बन गया। तो आप कहेंगे सर 25वां राज्य बना। यहां पर आप लोग लिख लेंगे गोवा से संबंधित फैक्ट ये है कि गोवा भैया यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य भी है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है कि समान नागरिक संहिता, आप कहेंगे सर समान नागरिक संहिता की अगर मैं बात करूं, समान नागरिक संहिता, यहां पर आप लोग मुझे बताएंगे समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य है। ठीक है, लागू करने वाला पहला राज्य, लेकिन आजादी से पहले करने वाला प्रथम राज्य है। ये क्या है जी? प्रथम राज्य है। चलिए ये सारे फैक्ट आप लोग लिखते हुए चलेंगे। राज्य है तो यहां तक हमने लिख लिया। क्या किसी को कोई दिक्कत है क्या? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बात करते हैं गोवा के और अन्य नृत्य। अगर मैं गोवा के अन्य नृत्यों की बात कर लेता हूं तो आप मुझे जल्दी जल्दी से बताइए कि कौन कौन से अन्य नृत्य होंगे गोवा के। जैसे कि अगर मैं बात करूं, आप मुझे क्या बताएंगे? जैसे कि भैया गोवा में फुगनी है, फुगड़ी आप कहेंगे, फुगड़ी है, ढालो है, क्या है जी? ढालो है। ठीक है, ढालो, डकनी आप कहेंगे सर दकनी, दकनी दकनी है, और भैया फुगड़ी है। तो ये सारी चीजें आप लोग लिखेंगे। ये कहाँ के अन्य नृत्य हैं? तो ये गोवा के ही अन्य नृत्य हैं। ठीक है, यहां तक आप लोग देख लीजिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा है विशाखापट्टनम के निकट अराकू घाटी में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय आदिवासी नृत्य प्रचलित है? चलिए आदिवासी नृत्य की बात हो रही है, कौन कौन भैया बताएंगे? बहुत शानदार, लाजवाब। यहां पर हम लोग बात करते हैं, क्या बारदो छम होगा, झूमर होगा, बागुरुम्बा होगा या दिमसा होगा? जल्दी जल्दी से आप लोग मुझे बताइए। देखिए हम लोग यहां पर बात करेंगे, अगर मैं बात करूं झूमुर लिखा है, ये झूमुर, अगर झूमर होता तो अलग हो जाता है, ये झूमुर लिखा है। तो सही आंसर आप कह सकते हैं सर विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है, और आंध्र प्रदेश में डिमसा चलता है। क्या चलता है? ढिमसा। तो इसको आप सही कह सकते हैं। अच्छा, जो झूमुर है ये भैया झूमुर होगा, तो बहुत सारे बच्चे इसको लेकर कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो मैं बताना चाहूंगा कि ये चाय जनजाति के द्वारा किया जाता है असम में। कहां पर किया जाता है? ये असम में किया जाता है। और असम में कौन सी जनजाति के द्वारा? तो आप कहेंगे सर चाय जनजाति। यहां पर चाय जनजाति भी है, जनजाति, तो आप कहेंगे सर असम में चाय जनजाति द्वारा झूमुर किया जाता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, किसी को कोई दिक्कत? बारडो छम, इसको भैया बारडो छम लिख दें या बारडो छम लिख दें? क्या लिख दें जी इसको? बारडो, बारडो छम। कि सर जो बारडो छम है ये कहां पर किया जाने वाला नृत्य है? तो आप कहेंगे सर ये अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है, अरुणाचल प्रदेश। तो इसको आप लोग अच्छे से लिख लेना कि सर अरुणाचल प्रदेश में। अब बचा कौन सा? बागुरुम्बा। आप कहेंगे सर बोडो जनजाति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? बोडो जनजाति। और ये बोडो जनजाति कहां पर है? बोडो जनजाति आप कहेंगे सर ये भी असम की है। बोडो जनजाति ये कहां पर किया जाता है? असम में किया जाता है। तो ये सारे फैक्ट आप लोगों को लिख लेने हैं, सारे फैक्ट आप लोगों को लिख लेने हैं। आई होप आप इन सारे फैक्टों को लिखते हुए चलेंगे। सिंपल सी चीजें हैं। अब बात करते हैं सर आंध्र प्रदेश की, कि सर आंध्र प्रदेश में कौन कौन से महत्वपूर्ण नृत्य होंगे? आंध्र प्रदेश में कौन कौन से महत्वपूर्ण नृत्य हैं? आप बताइएगा कि सर यहां पर नृत्य की चर्चा होगी तो आप कहेंगे सर आंध्र प्रदेश में कौन सा होगा? आप बता देंगे सर कोलाट्टम। आप कहेंगे सर कोलाट्टम। ठीक है जी, कोलाट्टम नृत्य कहां पर किया जाता है? आंध्र प्रदेश में किया जाता है। लवांडा, आप कहेंगे सर लवांडा नृत्य कहां किया जाता है? तो आप कहेंगे सर लवांडा नृत्य यहीं किया जाता है। आप कहेंगे वीर नाट्यम कहां किया जाएगा? वीर नाट्यम कहां किया जाएगा? ये भी भैया आंध्र प्रदेश में किया जाता है। तो इनको आप लोग अच्छे से लिख लीजिए, लिख लीजिए। ये तो हो गई बातें। अब बात आती है सर यहां पर एक शास्त्रीय नृत्य भी है आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी। कौन सा है जी? कुचिपुड़ी। क्या ये सारी चीजें आप बिल्कुल 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 शानदार, आप कहेंगे सर कुचिपुड़ी, बहुत बढ़िया। तो आप क्या बताइएगा सर यहां पर कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहां का शास्त्र नृत्य हो जाएगा? आंध्र
प्रदेश का। अच्छा, इसे देव नृत्य के रूप में भी जानते हैं, देवदासी नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। लिखा खुल्लम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? उत्तर प्रदेश का, मिजोरम का, आंध्र प्रदेश का, बिहार का। अब भैया बात करते हैं, जब मेहमान आ जाते हैं घर में तो क्या कहते हैं भैया? बच्चों से क्या कहोगे जब मेहमान आते हैं? बच्चों खुलकर मत रहो, थोड़ा शर्माया भी करो, मेहमान आ रहे हैं, उनके सामने बिस्किट नमकीन उठाकर मत खाया करो कि मेहमान आ रहे हैं। मेहमान मिजोरम, मेहमान मिजोरम को आप रिलेट कर लेना, आप कहेंगे सर ये कहां का होगा? मिजोरम का होगा। कहां का होगा? मिजोरम का। तो आप कहेंगे सर इसे आमतौर पर भैया कौन से समारोह में किया जाता है? ये क्वेश्चन आया था कि भैया खुल्लम खुल्ला मिजोरम का नृत्य है, लेकिन इसे किस समारोह में किया जाता है? आप कहेंगे सर ख्वांग ख्वांग चावी। आप कहेंगे सर ख्वांग ख्वांग चावी, ऐसे कह सकते हैं। चलिए समारोह में किया जाता है, समारोह में किया जाता है, ठीक है जी, समारोह में किया जाता है। चलिए अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो कजरी नृत्य यहां पर होता है। कजरी है, झोरा है, कजरी झोरा, ठीक है। आप कहेंगे सर रास लीला, रास लीला, ठीक है। नौटंकी, आप ये भी बताएंगे सर नौटंकी है, ठीक है, नौटंकी है। और आप ये बता देंगे सर लठमार होली कहां पर मनाई जाती है? आंध्र प्रदेश हमने पढ़ लिया, बिहार का पढ़ लेते हैं। जट जाटिन, जट जाटिन नृत्य कहां किया जाता है? तो आप कहेंगे बिहार में किया जाता है। अच्छा, बिहार में एक बहुत बड़ा उत्सव है जिसे हम किस नाम से जानेंगे? तो आप लोग मुझे बताएंगे सर बिहार में सबसे बड़ा उत्सव मनाया जाता है छठ पूजा, जिसे उत्तर भारत का त्योहार भी घोषित कर दिया गया है, नौटंकी, ठीक है। चलिए अब भैया यहां पर हम मिजोरम के बारे में बात कर लेते हैं। मिजोरम में और कौन कौन से? चेराव नृत्य है। कौन सा? चेराव। अच्छा, चेराव को और हम क्या कहते हैं? आप कहेंगे सर इसे हम बांस नृत्य भी कहते हैं, इसे बांस नृत्य भी कहा जाता है। तो सारी चीजें आप लोग यहां पर लिख लेंगे, ठीक है। एक और आता है चेलम, कि चेलम नृत्य कहां किया जाता है? तो ये भी भैया कहां किया जाएगा? मिजोरम में किया जाएगा। तो आप लोग इसको लिख लीजिए। चलिए अच्छे से इनको नोट डाउन करते हुए चलिएगा मेरे बच्चों, सारी चीजें आप लोग यहां पर नोट डाउन करते हुए चलिएगा, बहुत शानदार। नेक्स्ट है लिखा तेरह ताली लोक नृत्य मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर आप लोग क्या कहेंगे? चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। तो हम लोग यहां पर बात करेंगे सर, अगर बात होगी सर इसके बारे में तो आप लोग क्या बताएंगे? हाँ जी बहुत बढ़िया बेटा, वो झुमरू था, झुमरू। क्लियर नहीं दिख रहा? क्लियर है? यहां से तो क्लियर है। आप कहेंगे सर जो तेरह ताली लोक नृत्य है ये कमार जनजाति के द्वारा किया जाता है। कमार जनजाति के द्वारा लोक देवताओं को, लोक देवता है रामदेव जी, रामदेव जी की याद में किया जाता है। तो आप कहेंगे सर ये तेरह ताली लोक नृत्य किसके द्वारा? आप कहेंगे सर कमार जनजाति के द्वारा। किसके द्वारा? कमार जनजाति द्वारा किया जाता है, जनजाति द्वारा। और किसको खुश करने के लिए, किसको समर्पित करने के लिए? तो एक लोक देवता है, लोक देवता कौन है जी? उनका नाम क्या है? लोक देवता है रामदेव जी। कौन है? रामदेव जी, ठीक है, रामदेव जी। रामदेव जी को, रामदेव जी की या इनको भैया इनके सम्मान में किया जाता है। रामदेव जी की इनको याद करने के लिए, रामदेव जी को याद करने के लिए भैया ये नृत्य किया जाता है। और कमार जनजाति कहां पर निवास करती है? आप कहेंगे सर राजस्थान में। असम में आप कह सकते हैं बिहू, बहुत फेमस है बिहू नृत्य। आप कहेंगे असम की बहू काले गोपाल के साथ भाग गई, असम की बहू काले गोपाल, कली गोपाल के साथ भाग गई। तो ये सारी चीजें आप लोग बात कर सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? अच्छा, यहां पर कौन सा नृत्य है जो जनजाति द्वारा? कालवेलिया। आप कहेंगे सर कालवेलिया किसके द्वारा किया जाता है? तो कालवेलिया आप कह सकते हैं सर सपेरा समुदाय द्वारा या कालवेलिया समुदाय द्वारा, सपेरा समुदाय द्वारा किया जाता है। इसको भी आप लोग लिख सकते हैं, समुदाय द्वारा किया जाता है। और यहां पर आप कहेंगे सर सुई सिनी, क्या हो जाएगा? सुई सिनी, सुई सिनी आप लोग कह सकते हैं। सुई सिनी है कि भैया बहुत तेज गर्मी होती है और गर्मी राजस्थान में ऐसे चुभती है जैसे सुई, ठीक है। घूमर, आप कहेंगे सर घूमर नृत्य कहां किया जाता है? घूमर नृत्य भैया कहां पर होता है? तो आप कहेंगे राजस्थान में होता है। कठपुतली भैया, कठपुतली का प्रदर्शन कहां पर किया जाता है? राजस्थान में किया जाता है। कठपुतली नृत्य कहां होगा? राजस्थान में हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। चलिए भगौरिया नृत्य कहां पर होता है? आप कहेंगे सर भगौरिया, आप कहेंगे सर भगौरिया नृत्य कहां पर होगा? देखिए भगौरिया नृत्य कहां पर होता है? मध्य प्रदेश। खोरिया, आप कहेंगे हरियाणा में खोरिया। जब किसी घर लड़के की शादी होती है और शादी के बाद जब बारात चली जाती है तो बारात चली जाने के बाद लड़के के घर में जो महिलाएं, बहनें, माता, चाची, ताई जो लोग होती हैं वो भैया खोरिया एक नृत्य करती हैं जिसे वैवाहिक समारोह में किया जाता है। तो यहां पर आप लोग बता सकते हैं, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, आप लोग कर लेंगे। चरी, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सारी चीजें आप लिखेंगे। चरी भैया मध्य प्रदेश का नहीं है, चरी तो राजस्थान का है। अगर आप चरी लिखना चाह रहे हैं तो चरी कहां का होगा? राजस्थान का हो जाएगा चरी, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बात करेंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना भैया, मैं बहुत धीरे धीरे आराम से सारे पॉइंट बताता हुआ चलूंगा। चलिए बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, उम्मीद है आप लोग पढ़ेंगे सारे पॉइंट। लिखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्य रूप से होजागिरी नृत्य किया जाता है? त्रिपुरा में, केरल में, हिमाचल प्रदेश में या महाराष्ट्र में? बहुत शानदार, लाजवाब। आंसर्स आपके आने चाहिए, आंसर्स आपके आने चाहिए। आप कहेंगे सर होजागिरी, देखिए होजरी,
आपने जब देखा होगा जो पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं, चाहे मैं उन्हें सेवन सिस्टर कह लूं या वो कह लूं, तो वहां पर हौजरी के कपड़े बहुत फेमस होते हैं। अब इनमें आप देखो कौन सा ऐसा राज्य होगा जहां पर हौजरी के कपड़े ज्यादा फेमस होंगे, तो आप समझ गए होंगे। तो आप क्या कहेंगे सर, त्रिपुरा इसका सही आंसर होगा। क्या आंसर हो जाएगा, त्रिपुरा इसका सही आंसर होगा। और जो ये हौजरी डांस है ना, ये किसके सम्मान में किया जाता है, सम्मान कह लें या पूजा कह लें कि सर किसकी पूजा करने के लिए ये नृत्य किया जाता है, तो आप कहेंगे माता लक्ष्मी के सम्मान में। आप कहेंगे सर लक्ष्मी माता, या किसकी पूजा में किया जाता है, तो आप कहेंगे सर लक्ष्मी माता के सम्मान में किया जाता है। किसके सम्मान में, कि सर लक्ष्मी माता के सम्मान में, या लक्ष्मी माता की पूजा के दौरान इसको किया जाता है। चलिए अब ये हमने पढ़ा, बात आ जाती है सर ये बहुत सिंपल है कि सर लक्ष्मी माता के पूजा के दौरान किया जाता है, जो दुर्गा पूजा के ठीक बाद पूर्णिमा की रात में होता है। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हौजरी डांस कब होगा, तो आप कहेंगे सर दुर्गा पूजा के बाद, दुर्गा पूजा के बाद पूर्णिमा की रात को, बाद पूर्णिमा की रात को किया जाता है। ठीक है, रात को यह नृत्य किया जाता है। महाराष्ट्र का आप कह सकते हैं लावणी, क्या है जी, लावणी। लावणी नृत्य कहां का है, महाराष्ट्र का है। कहां का है, महाराष्ट्र का। अच्छा केरल की अगर बात करें तो भैया यहां पर कौन कौन से नृत्य, जैसे शास्त्र नृत्य है, कथकली, कथकली कहां का शास्त्र नृत्य होगा, केरल का हो जाएगा। मोहिनी अट्टम कहां का शास्त्र नृत्य है, मोहिनी अट्टम, आप कहेंगे सर मोहिनी अट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य होगा। ठीक है, कहां का शास्त्र नृत्य हो जाएगा, तो ये सारी चीजें आप लोग भैया पढ़ लें। नेक्स्ट है, लेखा निम्नलिखित में से किस राज्य में चू फाट नृत्य किया जाता है, हरियाणा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। जल्दी से बताइए, चू फाट की बात होगी, कौन कौन साथी बताएंगे। हालांकि कल इस प्रकार का एक प्रश्न मैंने रात कराया था और मैंने कहा था कि आप लोग पढ़ लेना भैया, ये प्रश्न आ रहा है। ठीक है, तो आप क्या बताइएगा, आप कहेंगे सर चू फाट, जिसे हम कहेंगे कि जिसका मतलब, जैसे चू, चू का मतलब होता है बर्फीला परिसर, यानी कि ऐसा क्षेत्र जहां पर बर्फ ही बर्फ हो। फाट का मतलब होता है पूजा। मैं इनके जो है आपको अर्थ बता देता हूं। चू फाट, देखिए चू फाट का मतलब होता है बर्फीला क्षेत्र। कौन सा, आप कहेंगे सर बर्फीला, आप बताएंगे सर बर्फीला क्षेत्र। ठीक है, बर्फीला, बर्फीला या बर्फीला क्षेत्र, आप कहेंगे सर बर्फीला क्षेत्र, बर्फीला क्षेत्र। ठीक है, और इसका मतलब होता है त्योहार या पूजा। आप कह सकते हैं पूजा, कह सकते हैं त्योहार, कह सकते हैं, यानी कि बर्फीले क्षेत्र की पूजा। किसकी पूजा होगी, तो आप कहेंगे बर्फीले क्षेत्र की पूजा। और ये कहां पर किया जाता है, तो भैया हरियाणा में तो होगा नहीं, उत्तराखंड में भी नहीं होगा, पश्चिम बंगाल में भी नहीं होगा, ये कहां होगा, सिक्किम में होगा। कहां पर हो जाएगा जी, सिक्किम में हो जाएगा। चलिए सिक्किम में और कौन कौन से नृत्य हैं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, उन्हीं को मैं कराऊंगा। तो आप कहेंगे सर सिक्किम में कौन कौन से नृत्य थे, तो आप कहेंगे याक छाम। ये भी इंपॉर्टेंट है कि याक छाम नृत्य कहां पर किया जाता है, याक छाम नृत्य हो जाएगा। और आप लोग कहेंगे सर कौन सा है, तो आप बताएंगे सर सिकमारी। कौन सा है जी, सिकमारी। सिकमारी नृत्य कहां पर किया जाता है, तो यहां पर ही किया जाता है। ठीक है, अच्छा एक त्योहार मनाया जाता है, एक त्योहार है, बहुत फेमस त्योहार है यहां का, उत्तराखंड का, वो कौन सा, फूलदेई। क्या आप कहेंगे सर फूलदेई त्योहार कहां पर मनाया जाता है, फूलदेई उत्सव। तो फूलदेई उत्सव भैया उत्तराखंड में मनाया जाता है। अच्छा यहां पर कौन सा त्योहार है सबसे बड़े लेवल पर, यहां ढोल पूर्णिमा, लेकिन हम तो दुर्गा पूजा पढ़ते आए थे, है ना। आप यही तो कहोगे सर कि सर यहां पर तो सबसे बड़ा जो त्योहार है वो ढोल पूर्णिमा। आपको अरे सर जी आप तो कंफ्यूज कर रहे हो, हमने तो दुर्गा पूजा पढ़ा था। दुर्गा पूजा सबसे बड़ा उत्सव ओडिशा का है। अरे सर पागल हो गए, हमने तो दुर्गा पूजा भैया पश्चिम बंगाल में पढ़ा है। कहां पढ़ा है जी, पश्चिम बंगाल में पढ़ा है। ऐसे ही कहोगे ना आप लोग। चलिए आप यहां पर ध्यान रखना कि सर ढोल पूर्णिमा के बाद यहां पर आता है दुर्गा पूजा। ठीक है, कौन सा, दुर्गा पूजा। हालांकि दुर्गा पूजा बहुत बड़े लेवल पर ओडिशा में मनाया जाता है। कहां पर मनाया जाता है, ओडिशा में मनाया जाता है। तो ये सारी चीजें आप लोग लिखते हुए चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आगे लिखा है असम के महान वैष्णव संत और सुधारक द्वारा किसी शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत की गई थी। अब पहले तो हमें इनके राज्य पढ़ने हैं, कौन सा कहां का है, पहले तो राज्य पढ़ लेने हमें, कौन सा कहां का है। चलिए बहुत शानदार, आप लोग बताइएगा। ये सारे फैक्ट हैं, जैसे कि ओडिसी शास्त्रीय नृत्य है, कहां का, ओडिशा का। कहां का है ये, ओडिशा का नृत्य है। चलिए अब बात आती है शास्त्रीय, ये कहां का हो जाएगा, असम का हो जाएगा। कहां का होगा ये, आप कहेंगे सर ये हो जाएगा असम का। कहां का, असम। कुचिपुड़ी कहां का होगा, आप कहेंगे सर आंध्र प्रदेश का। कहां का होगा जी, आंध्र प्रदेश का ये हो जाएगा। ठीक है जी, कहां का होगा, आंध्र प्रदेश का। कथक आप कहेंगे सर ये है यूपी का। कहां का है जी, यूपी का है। तो इनको आप लोग लिख लीजिएगा, कहां का होगा, यूपी का। अब बात आती है कि सर असम के, असम की बात आ गई तो आप तुरंत समझ गए होंगे कि कौन सा हो जाएगा, शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। कौन सा शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा कि सर ये 15वीं शताब्दी में हुआ था। अगर बात होगी सर 15वीं शताब्दी में किसके द्वारा किया गया था, आप कहेंगे सर 15वीं शताब्दी में इसको किसके द्वारा किया गया है, तो 15वीं शताब्दी में शंकराचार्य, आप कहेंगे सर कौन थे, एक शंकराचार्य देव या शंकर देव ने, महापुरुष हैं शंकर देव, उनके द्वारा स्टार्ट किया गया, शंकर देव। चलिए बहुत बढ़िया, शंकर देव ने इसकी शुरुआत की थी। जो कि सत्र, जो आप यहां पर देख रहे हैं ना सत्र, इसका मतलब क्या होता है, जो सत्र है, कभी कभी इसका अर्थ पूछ लिया जाए कि सर सत्र का अर्थ क्या है, तो आप कहेंगे सर इसका मतलब होता है हिंदू मठों में पूजा, यानी कि हिंदू मठ। क्या हो जाएगा इसका मतलब, हिंदू मठ। ठीक है जी, क्या होगा, हिंदू मठ। चलिए नेक्स्ट है कि भैया जागोई और चोलोम भारतीय नृत्य की दो शैलियां हैं, भारतीय शास्त्र नृत्य की। कल मैंने आप लोगों को ये बताया, कल मैंने रात को ये आप लोगों को एक क्वेश्चन कराया था और मैंने कहा कि ये आया हुआ प्रश्न है। चलिए बताइए इसका सही प्रश्न आप लोग क्या दे रहे हैं,
आप हम बताएंगे। देखिए पहले हम जागोई या जगोई, जागोई के बारे में बात करते हैं कि सर जागोई का मतलब क्या है। जागोई का क्या मतलब होता है, तो आप लोग कहेंगे सर जागोई का मतलब होता है कोमल और सुंदर गतिविधियां, ठीक है, जो प्रेम और भक्ति के दौरान दर्शाई जाती हैं, ठीक है। जैसे कि अभी प्रेम का त्योहार चल रहा है, ये फरवरी प्रेम का त्योहार माना जाता है ना, सॉरी प्रेम का माह माना जाता है ना। चलिए तो हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं जगुई, इसका मतलब है कोमल एवं कोमल, कोमल एवं सुंदरता से, इसका संबंध किससे, कोमल एवं सुंदरता से इसका संबंध हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि सर चोलोम का अर्थ क्या है, आप बताइएगा सर चोलोम का मतलब क्या होगा। चोलोम पहले तो आंसर आप लोग दे ही चुके होंगे क्योंकि रात ही हमने ये प्रश्न किया है, ठीक है। आप कहेंगे सर चोलोम का मतलब होता है तेज गति और ऊर्जावान, तेज और ऊर्जावान, तेज गति से एवं ऊर्जा के साथ, यानी कि पूरी एनर्जी के साथ जो नृत्य किया जाता है, के साथ जो गतिविधियां होती हैं, जो एक्टिविटीज होती हैं, और ये किससे संबंधित था, आप कहेंगे सर ये तो मणिपुर से संबंधित था, किससे, मणिपुरी से संबंधित था, ठीक है। अच्छा कथकली हमने पढ़ा था कि सर ये केरल का शास्त्र नृत्य हो जाएगा, कहां का, केरल का। भरतनाट्यम को सादिर भी कहा जाता है, इसे क्या कहते हैं, सादिर कहते हैं। और भरतनाट्यम कहां का होगा, तमिलनाडु का होगा, कहां का, तमिलनाडु। आप कहेंगे सर ये कहां का होगा, तमिलनाडु का हो जाएगा। चलिए और कथक कहां का हो जाएगा जी, यूपी का शास्त्र नृत्य हो जाएगा। कभी कभी यूपी ना लिखकर भैया उत्तर भारत लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है जी, उत्तर भारत। तो आप कहेंगे सर यूपी के साथ साथ इसे उत्तर भारत का शास्त्र नृत्य के रूप में भी हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक आप लोगों ने लिख लिया होगा, सिंपल सिंपल है बिल्कुल। चलिए किसी को कोई दिक्कत है क्या, बताएंगे आप लोग, हाँ जी। अब बात आती है सर जैसे कथकली है, कथकली का क्या है कि आप कहेंगे सर जो राजसिक और तामसिक, इसमें इसकी क्या विधियां हैं, इसकी क्या शैलियां हैं, राजसिक एवं तामसिक, राजसिक एवं तामसिक शैलियां किसकी हो जाएंगी, तो आप कहेंगे सर इसी की हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, रामसिक और तामसिक। तामसिक शैलियां किसकी होंगी, कथकली की। ऐसे ही अगर भरतनाट्यम की पूछने लग जाए तो भरतनाट्यम क्या होगा, तो आप बताएंगे मुझे, सात्विक, इसको आप कह सकते हैं सात्विक, राजसिक और तामसिक, इसको सात्विक भी लिख लीजिए, सात्विक, ठीक है जी, सात्विक। यहां पर बात आती है भरतनाट्यम की, तो भरतनाट्यम में आप लोग क्या कहेंगे कि सर जो नृत्य है, जो नृत्य है, और इसकी शैली क्या हो जाएगी, आप कहेंगे सर नृत्य, जिसमें नृत्य भी किया जाता है और भैया नाटक भी किया जाता है, क्या किया जाता है, नाटक भी किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है कि सर लाई हरोवा या हरा ओवा भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली की सबसे प्रारंभिक शैली है। तो अभी हम लोग पहले तो राज्य पढ़ लेते हैं, मैं इनको रटवा दूंगा आप लोगों को, आप भूल ही नहीं पाएंगे। ये कहां का शास्त्र नृत्य है, ये कहां का शास्त्र नृत्य है, ठीक है, ये कहां का शास्त्र नृत्य होगा। तो आप लोग पहले तो इनको भैया पढ़ लो अच्छे से, कहां कहां के हैं। कुचिपुड़ी कहां का शास्त्र नृत्य है, आप कहेंगे सर ये है आंध्र प्रदेश का, कहां का, आंध्र प्रदेश का, ठीक है। चलिए बात आती है कि सर लाई हारोबा, आप कहेंगे सर यहां पर पारंपरिक अनुष्ठानों के साथ जोड़ा जाता है पूर्वोत्तर भारत में, कहां पर, पूर्वोत्तर भारत में जो माता पार्वती हैं और शिव हैं उनके नृत्य से इसको जोड़ा जाता है। या ऐसे कह लें कि हमारी जो सनातनी परिभाषाएं हैं उनमें यह कहा गया है कि माता पार्वती और भगवान शिव के प्रेम का जो प्रदर्शन है, जो प्रेम भावना को प्रदर्शित करता है, वो मणिपुर में, भैया मणिपुर में किसके माध्यम से दिखाया जाता है, तो लाई हरोबा के माध्यम से दिखाई जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्या इसका सही आंसर हो जाएगा, बी। तो आप क्या कहेंगे किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे सर इसमें जो पुरुष होते हैं, पुरुष नृत्य करते समय पुंग और करताल बजाते हैं। तो आप कहेंगे सर इसमें जो पुरुष हैं, पुरुष क्या करते हैं, नृत्य करते समय क्या करते हैं, आप कहेंगे सर पुंग और करताल, आप कहेंगे सर पुंग एवं करताल बजाते हैं, एवं करताल बजाते हैं, करताल बजाते हैं। अच्छा ये किसको समर्पित है, तो आप कहेंगे सर ये किसको समर्पित है, किससे संबंध रखता है ये नृत्य, संबंध किससे है, तो आप कहेंगे सर भगवान शिव से, किससे, भगवान शिव एवं माता पार्वती, भगवान शिव एवं माता पार्वती से, ठीक है, किससे, माता पार्वती से। चलिए यहां तक आप लोग लिख लीजिएगा, सिंपल सा था। आगे बात करते हैं, बिल्कुल भैया बिल्कुल शानदार, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लिखा है चवट्टू या चिविट्टू कली का लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है। आप कहेंगे आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, कहां से। चलिए देखिए जो ये जो एड्रेस पूछ रहे हैं ना अंकिता जी, जानती हो या नहीं जानती हो, मैं आपको बता दूं, जो आपको जानने वाली भी होगी ना, अगर नौकरी नहीं लगी तो वो भी कह देगी मैं ना जानती थी, कौन है ये निठल्ला। तो भैया प्लीज रिक्वेस्ट है कि ये जो समय आपका पढ़ने वाला है ना, इस समय को मत गवाओ। ये समय अगर चला गया, ये समय चला गया, ये समय बीत गया, तो बस ध्यान रखना कि पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा, है ना। वो गाने कौन से हैं, जब दिल टूटता है ना तो गाने भी तो बजते हैं कि दिल टूट गया, शीशे का था दिल मेरा टूट गया। तो भैया शीशे का बना ही क्यों रहे हो, पत्थर बनाओ ना, कुछ समय के लिए पत्थर बना लो, पढ़ लो, है ना। वरना फिर मैं वो कह दूंगा कि गुलाब का फूल देकर कह गया टोकरी वाला, एक तरफा मोहब्बत करने वाले मेरे यारों से ले गया कोई सरकारी नौकरी वाला, फिर भैया आप ऐसे ही रह जाओगे, सरकारी नौकरी वाला ले जाएगा, ठीक है। और आप वहां पर क्या कर रहे होगे। चलिए तो मुझे शायद समझाने की आवश्यकता नहीं है, आप बहुत समझदार हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं और ये मेहनत आपको निश्चित ही सफल बनाएगी, ये मेरा विश्वास भी है, ये मेरी आपसे उम्मीदें भी हैं। और इसी उम्मीद के साथ बेटा आप लोग मेहनत करते रहिए, क्योंकि सफलता की एक ही खासियत है, जो मेहनत करते हैं सफलता उन पर फिदा हो जाती है। तो आप जब मेहनत करेंगे तो सफलता निश्चित ही आपको मिलेगी। चलिए हम लोग बात कर रहे हैं कि सर इसका सही आंसर क्या होगा। आप कहेंगे सर ये केरल का है, केरल का लोक नृत्य है, कहां का है लोक नृत्य, केरल का। अच्छा केरल में और अन्य लोक नृत्य कौन कौन से होंगे, आप कहेंगे सर केरल में ओट्टम, ओट्टम नृत्य है, ओट्टम थुलाम, आप कहेंगे ओट्टम थुलाल, ओट्टम
थुलाल, ऐसे करके भी आप कह सकते हैं कि सर ये लोक नृत्य कहाँ का होगा, आप कहेंगे सर केरल का है। कहाँ का है, केरल का। काली ओट्टम कहाँ का है, तो आप कहेंगे सर ये भी केरल का है, काली ओट्टम, कि सर ये काली ओट्टम नृत्य कहाँ का होगा, आप कहेंगे सर केरल का हो जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य, वैसे कथकली तो हमने केरल का पढ़ा था कि साहब वो कौन था, वो शास्त्र नृत्य था, आप कहेंगे सर ओट्टम, ओट्टम थेलड, ओट्टम थेडल। आप बताइएगा सर, अगर आंध्र प्रदेश में और केरल में कंफ्यूजन ना हो तो मैं यहां लिख देता हूं, आप कहेंगे सर ओट्टम थेडल, थेडल ये कहां का लोक नृत्य है, बस यहां पर थुलाल है या थेडल है। ठीक है, इतना ही अंतर है। और आप कहेंगे कुम्भी, कुम्मी कहां का है, कुम्मी, आप कहेंगे सर ये भी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य। सिद्धि भामा कल्प कहां का है, आप कहेंगे सर सिद्धि भामा कल्प, सिद्धि भामा कल्प कहां का लोक नृत्य होगा, तो आप कहेंगे सर आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। ठीक है, चलिए लिख लीजिए, उत्तर प्रदेश हमने पढ़ लिया। गरबा कहां किया जाता है, गरबा, गरबा है, डांडिया है, डांडिया, डांडिया कहां किया जाता है, तो आप कहेंगे सर गुजरात में, कि सर गरबा डांडिया नवरात्रि पर किया जाता है, माता दुर्गा माता की पूजा के दौरान किया जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से किसने 1963 में मद्रास में अपनी कुचिपुड़ी कला अकादमी की स्थापना की थी, किसके द्वारा किया गया था, चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिए। बहुत बढ़िया, शानदार, हाँ जी, बहुत बढ़िया, हाँ जी, बहुत शानदार, किसी को कोई समस्या। अब हम यहां पर बात कर रहे हैं कि सर हम बात करेंगे सर भारत में दर्पण अकेडमी एक नृत्य हुआ करता था। चलिए, 13 ताली एमपी में, अच्छा, ओहो, राजस्थान में होता है। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। तो हम लोग यहां पर बात करेंगे, सारी चीजों को आप लोग पढ़ते हुए चलिए, चलिए, बहुत बढ़िया। हम लोग यहां पर बात करेंगे सर, आप लोग मुझे बताइएगा 1949 में भारत में एक कला या नृत्य अकेडमी बनाई गई थी जिसका नाम था दर्पण अकेडमी, दर्पण अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। आप कहेंगे सर किसके द्वारा बनाई गई थी, वो कौन कौन साथी बताएंगे, अहमदाबाद में बनाई गई थी। किसने बनाई थी, तो दो लोगों ने मिलकर बनाई थी, एक मृणाली साराभाई थी और एक थे विक्रम साराभाई, दो लोगों ने मिलकर वो बनाई थी। ठीक है, तो कोई दिक्कत तो नहीं। पहले इसके बारे में हम बात करते हैं कि सर इसका आंसर क्या हो जाएगा, सर इसका आंसर होगा ये। लेकिन मैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की तरफ चलूंगा। हम लोग यहां पर बात करेंगे दर्पण अकादमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, आप कहेंगे सर दर्पण अकादमी, आप कहेंगे सर दर्पण अकादमी ऑफ ऑफ परफॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, आप कहेंगे परफॉर्मिंग आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, ये भैया कुछ नृत्य आर्ट्स, आप कह सकते हैं कि सर इसकी स्थापना 1949 में की गई थी। और किस किस के द्वारा की गई थी ये, तो आप लोग मुझे बता देना सर, मृणाली साराभाई और विक्रम साराभाई, किसके द्वारा, मृणाली, मृणाली साराभाई, मृणाली साराभाई एवं आप कहेंगे सर मृणाली साराभाई और विक्रम साराभाई। ठीक है जी, विक्रम साराभाई द्वारा इसकी स्थापना की जाती है, इसको संचालित किया जाता है। चलिए, यहां तक हम लोगों ने सारी चीजें पढ़ ली, आगे हम लोग बात करते हैं। यहां तक हमने पढ़ा, एक और मैं आप लोगों को ऐसे ही नृत्य संबंधित बता रहा हूं जिसे हम कहते हैं सर किसको, ये कहां पर बनाया गया था, तो आप कहेंगे सर ये बनाया गया था अहमदाबाद में। कहां पर, अहमदाबाद, अहमदाबाद। अच्छा, चेन्नई में, चेन्नई में किसकी स्थापना हुई थी 1936 में, आप कहेंगे सर कला क्षेत्र फाउंडेशन की, किसकी, कला क्षेत्र फाउंडेशन की, कला क्षेत्र फाउंडेशन। ये फाउंडेशन कब बनाया गया था, तो कला क्षेत्र फाउंडेशन जिसकी स्थापना कब की गई थी 1936 में, 1936 में कहां पर की जाती है, चेन्नई में, कहां, चेन्नई में। अच्छा, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो आप कहेंगे सर रुक्मणी देवी अरुंडेल, कौन है, आप कहेंगे सर रुक्मणी, रुक्मणी देवी अरुंडेल, आप कहेंगे सर देवी अरुंडेल। तो यहां पर आप लोग लिख सकते हैं अरुंडेल, ये किससे संबंधित हैं, तो आप कहेंगे सर ये भरतनाट्यम से संबंधित हैं, किससे, भरतनाट्यम। ठीक है, भरतनाट्यम से संबंधित होंगी। यहां तक हमने पढ़ लिया। बात करेंगे सर भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय की, सर भातखंडे, भातखंडे, भातखंडे संस्कृति, ऐसे करके आप लिख सकते हैं संस्कृति विश्वविद्यालय। ठीक है जी, विश्वविद्यालय। तो ये सारे फैक्ट हैं, इनको आप लोग लिखते हुए चलेंगे। ठीक है जी, यहां तक हम लोग बात करते हुए चल रहे हैं कि सर ये संस्कृति विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो आप कहेंगे सर 1936 में होती है ना, 1926 में, 1926 में कहा, लखनऊ में, कहां पर, लखनऊ में स्थापना की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी, विष्णु नारायण भातखंडे, आप कहेंगे सर कौन थे, विष्णु नारायण, नारायण भातखंडे, भातखंडे। चलिए, ये इंपॉर्टेंट थे, इनको आप लोग लिखते हुए चलिएगा। हाँ जी, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। तो इनको आप लोग लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। शास्त्रीय सरोद वादक अमजद अली खान को 2001 में भारत सरकार द्वारा से सम्मानित किया गया। पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भैया मैंने कल इसके लिए ना एक कल वीडियो बनाया है, कल मैंने यहाँ पर एक वीडियो बनाया है, कल मैंने क्या किया है, एक वीडियो बनाया है जो पद्म अवार्ड होते हैं ना, पद्म अवार्ड से, पद्म पुरस्कार से संबंधित। ये एक लगभग 9 मिनट का वीडियो है। इसमें मैंने 2023 के पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, 2024 के पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण सारे पुरस्कार कराए हैं। तो इनको आप लोग जरूर देख लेना, वीडियो सेक्शन में जाकर, वीडियो सेक्शन में जाकर आप देखेंगे तो वहां पर ये वीडियो मिल जाएंगी। चलिए, अब बात यहां पर आ जाती है, सर ये बताएंगे जो उस्ताद अमजद अली खान है वो सरोद वादक हैं, सरोद वादक हैं, और इन्हें भैया क्या किया गया था, पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया था क्या, हाँ जी, पद्म विभूषण पुरस्कार से भी नवाजा गया था क्या, तो भैया 2001 की बात हो रही है। कौन सी बात हो रही है, तो आप कहेंगे
सर यहां पर हम इन्हें अच्छे से पढ़ेंगे। पहले हम बात करते हैं सर 1975 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार कब मिला है। इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है, पद्मश्री 1975 में मिल गया। फिर इन्हें पद्म भूषण कब मिल गया, पद्म भूषण कब मिला है, पद्म भूषण पुरस्कार इन्हें कब मिल गया, पद्म विभूषण पुरस्कार इन्हें कब मिल गया। चलिए कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। चलिए बताइए, पद्म विभूषण, आप कहेंगे सर पद्म विभूषण ये पुरस्कार है। अब पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला था, तो आप कहेंगे सर 1991 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार मिल गया। पद्म विभूषण पुरस्कार कब मिला है, चलिए मिला है क्या इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार, इन्हें नहीं मिला। तो फिर इन्हें कौन सा मिला था, आप कहेंगे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। कौन सा, संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार, संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था ये, तो आप कहेंगे 1989 में दिया गया था। कब, 1989 में। चलिए अब बात आती है कि सर यहां पर फिर इसको यहां पर हमने छोड़ा, तो आप कहेंगे सर तो बचा फिर यही तो बच गया, और इसे कब दिया गया, 2001 में दिया गया। सिंपल सी चीजें हैं। तो आप लोग कहेंगे सर कौन सा, तो आप बताएंगे सर इसमें भारत रत्न तो था नहीं, पद्मश्री मिल चुका है, पद्म भूषण मिल चुका है, और पद्म विभूषण भी इन्हें यह पुरस्कार मिल चुका है 2000 में। हालांकि ये कब मिला था, 1975 में मिल गया था, और ये कब मिला था पद्म भूषण, आप कहेंगे सर 1991 में, और ये आपको पता चली गया 2001 में। चलिए नेक्स्ट है, द्वारा आविष्कार की गई तालों और त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी और नवमुखी शामिल हैं। एसवाल, मुरली कृष्णा, हरिप्रसाद चौरसिया, यशराज, भीमसेन जोशी। भीमसेन जोशी जो हिंदुस्तानी संगीतकार भी हैं, आप लोग जल्दी जल्दी से बताइए। हाँ जी चलिए बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया बेटा, यहां पर आप लोग आंसर से ही लगा लेते, इसमें कंफ्यूजन की क्या बात थी, इसमें तो आप आंसर से ही लगा लेते। मैंने ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, भारत रत्न ने मिला नहीं है, बचा फिर क्या। पता है ये क्यों किया जाता है, आप लोगों का जो आप लोग आंसर देने के बाद डिलीट करके तुरंत आंसर बदलते हो ना, ये उनके लिए किया जाता है ना। चलिए जल्दी जल्दी से बताइए भैया क्या इसका सही आंसर होगा, कौन कौन साथी बता रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब आंसर्स आप लोगों के बन रहे हैं। यहां पर क्या क्या सही आंसर आप होंगे, आप क्या आंसर देंगे, आप कहेंगे सर इसका सही आंसर होने वाला है जिसे हम जानते हैं, क्या जानेंगे जी, तो आप कहेंगे सर एम बाल मुरली कृष्णा। इसका सही आंसर हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा, सही आंसर ये हो जाएगा। ये कौन थे, तो आप कहेंगे सर ये कर्नाटक के भारतीय संगीतकार थे या गायक थे, आप कहेंगे प्रसिद्ध गायक थे, संगीतकार थे। चलिए अब इन्हें कौन कौन से पुरस्कार दिए गए हैं, इनके पुरस्कारों की बात कर लेते हैं कि सर यहां पर इन्हें पद्मश्री पुरस्कार कब मिला। ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं भैया, किसको पद्मश्री पुरस्कार कब दिया गया है, तो आप कह सकते हैं सर 1971 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। पद्म विभूषण पुरस्कार इन्हें भी मिल चुका है, इन्हें भी पद्म विभूषण पुरस्कार से भी नवाजा गया है, और पद्म विभूषण पुरस्कार इन्हें भैया 1991 में दिया गया। कब, 1991 में दिया गया है। चलिए बहुत बढ़िया, अब बात आती है हरिप्रसाद चौरसिया किससे संबंधित है, तो ये बांसुरी वादक हैं। क्या है ये, बांसुरी वादक हैं। चलिए भीमसेन जोशी, आप कहेंगे सर हिंदुस्तानी संगीतकार हैं, ये हिंदुस्तानी, आप कहेंगे सर कौन है जी, हिंदुस्तानी, भारतीय हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित हैं ये। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, राज्य के उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, राज्य के उच्च न्यायालय की। तो हम लोग यहां पर बात करते हैं, देखिए विक्रम सेठ का नाम सुना होगा आप लोगों ने, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, क्या नाम है विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई पुस्तक का, आप कहेंगे सुइटेबल बॉय, है ना, पढ़ा है ना हम लोगों ने, सुइटेबल बॉय। हाँ जी, आप इसका सही आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया, हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं सारी चीजों के बारे में। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि सर लीला सेठ दिल्ली हाईकोर्ट की महिला न्यायाधीश थी, और पहली बार ये मुख्य महिला न्यायाधीश बनी थी हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की, ठीक है, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की, और ये महिला जज बनी थी। ये महिला जज किसकी बनी थी, आप कहेंगे सर महिला जज बनी थी दिल्ली हाई कोर्ट की, किसकी, आप कहेंगे सर दिल्ली हाई कोर्ट की, ठीक है। चलिए अन्ना चांडी, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि सर अन्ना चांडी भारत में किसी भी न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। अन्ना चांडी कौन थी, आप कहेंगे सर पहली महिला न्यायाधीश, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ये कौन थी, ये प्रथम महिला न्यायाधीश थी, प्रथम महिला न्यायाधीश। अब पहली महिला न्यायाधीश से संबंध क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए अलग अलग क्वेश्चन बन जाते हैं। अन्ना चांडी पहली महिला न्यायाधीश थी जो किसी भी न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी, क्लियर है। एम फातिमा बीबी, ये सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश थी, प्रथम महिला न्यायाधीश। तो आप लोग ये सारी चीजें लिख लेंगे, महिला न्यायाधीश, क्लियर है चीजें। अच्छा अब किरण मजूमदार जो है ये वाईकॉम लिमिटेड की संस्थापक है, ये कौन है जी, आप कहेंगे सर वाईकॉम लिमिटेड की संस्थापक है, लिमिटेड की संस्थापक हैं। यहां तक इनको आप लोग लिखें जी, संस्थापक हैं। आगे चल लेते हैं, नेक्स्ट है कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट ने मई 2019 में फाइटर जेट पर लड़ाकू मिशन पर जाने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रचा था। प्रिया झींगन थी, हरिता कौर देवल थी, भावना कंठ थी, शांति तिग्गा थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। आप कहेंगे सर यहां पर आप लोग बताइएगा कि शांति तिग्गा कौन थी, आप कहेंगे भारतीय सेना की पहली महिला जवान थी। आप कहेंगे सर पहली महिला फौजी कौन थी, तो आप कहेंगे सर सेना में, भारतीय सेना में प्रथम महिला सेना जवान,
महिला जवान, जवान या फौजी। जब पढ़ लिया कि आंसर क्या होगा, आंसर होगा जी भावना कंठ। क्या हो जाएगा आंसर? सब लोग, कोई ए दे रहा है कोई बी दे रहा है, आप पहले क्वेश्चंस तो पढ़िए, क्वेश्चंस तो पढ़िए भैया। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। अगर बात आती है सर इनके बारे में, अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे सर ये कौन थी, तो आप कहेंगे भारतीय सेना में शामिल होने वाली पहली महिला कैडेट थी। ठीक है, शामिल होने वाली, यहां पर भारतीय सेना की अगर मैं बात करूं, ये कौन थी जी? भारतीय सेना में, भारतीय सेना में अगर बात हो जाएगी सर ये कौन थी, भारतीय सेना में ये कौन थी भैया? महिला कैडेट अधिकारी। आप कहेंगे सर महिला कैडेट अधिकारी, कैडेट, कैडेट अधिकारी, ऑफिसर हो जाएंगे, ये कौन हो जाएंगे? अधिकारी। चलिए सिंपल सी चीजें हो गई। अब बात आती है हरिता कौर। ये हरिता कौर कौन है? आप कहेंगे जिन्होंने, जिन्होंने भैया एक बहुत भारी एरोप्लेन उड़ाया था जिसका नाम है HS 748। ठीक है, उसको उड़ाने वाली या उड़ान भरने वाली पहली भारतीय महिला थी। इन्होंने बहुत हैवी, वो है HS 748। ठीक है जी, भारी प्लेन होता है ना, जैसे कि कोई नॉर्मल प्लेन हो जाते हैं। आवाज नहीं आ रही? आवाज तो आ रही है जी, आवाज प्रॉपर जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है भैया एब्रो, इसको बोला जाता है एब्रो, एब्रोप्लेन, यानी कि HS 748 एब्रोप्लेन अकेले उड़ाया था इन्होंने। क्या किया था? अकेले उड़ाने वाली, उड़ाने वाली प्रथम भारतीय महिला, प्रथम भारतीय महिला। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू विमान वाहक यानी कि कॉम्बैट एविएटर कौन है? पुनीता अरोड़ा है, दिव्या अजित कुमार है, अभिलाषा बराक है या प्रिया सेमवाल है? इसका सही आंसर आपके माध्यम से आ जाना चाहिए। देखिए ये स्टैटिक में ही चल रहा है, सारा चीज स्टैटिक में ही चल रहा है। यहां से क्वेश्चंस आते हैं। आप कहेंगे सर आर्मी एविएशन कॉर्प सेना का एक रूप होता है। जो आर्मी एविएशन है ना, वो सेना का ही एक अभिन्न भाग होता है। इसका गठन कब किया गया? आर्मी एविएशन का गठन कब किया गया? तो आप कहेंगे सर जो आर्मी एविएटर है ना, इसका गठन कब किया गया है? तो 1986 में आर्मी एविएशन बनाया गया। क्या बनाया गया था? आप कहेंगे सर आर्मी एविएशन, आप बताएंगे एविएशन बनाया गया। क्या बना दिया गया जी? आर्मी एविएशन बना दिया गया था। ठीक है, तो इसका गठन कर दिया गया 1986 में। अब भैया बात आती है कि यहां पर आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर अभिलाषा बराक इसका सही आंसर होगा। चलिए बहुत बढ़िया। भारतीय सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन थी? आप कहेंगे सर भारतीय सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल, भारतीय सेना की प्रथम महिला लेफ्टिनेंट, प्रथम महिला लेफ्टिनेंट कौन थी? लेफ्टिनेंट जनरल। आप कहेंगे सर लेफ्टिनेंट जनरल कौन थी? तो आप कहेंगे सर वो कौन थी? पुनीता अरोड़ा। कौन थी जी? पुनीता अरोड़ा। ठीक है, ये आप लोग लिख लेंगे क्या? यहां तक आप लोग लिख लेंगे? चलिए हाँ जी, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए बहुत बढ़िया, हाँ जी। आज बात करते हैं सर, ये आप सारी चीजों को लिखते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही यहां पर? हाँ जी बहुत बढ़िया। अच्छा इनकी बात करते हैं दिव्या अजित कुमार की। तो भैया आप कहेंगे सर दिव्या अजित कुमार द्वारा सेना, आप कहेंगे सेना द्वारा क्या किया गया था? स्कॉट अवार्ड ऑनर से सम्मानित होने वाली पहली महिला है ये, स्कॉट। आप कहेंगे सर किससे? स्कॉट अवार्ड इन्हीं को दिया गया है। ठीक है जी, तो प्रथम महिला बन गई हैं जी, प्रथम महिला जिन्हें यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। आगे बात करते हैं। अच्छा पुनीता अरोड़ा जो है नौसेना में वाइस एडमिरल भी बनी है, सर्जन वाइस एडमिरल। चलिए लिखा है भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई है? जल्दी जल्दी से बताइए, चलिए बता दीजिए जल्दी से। आप कहेंगे सर जो प्रो कबड्डी लीग है इसकी स्थापना 2014 में की गई। कब की गई? 2014 में। और इस सीजन में जो पहला सीजन था, जो प्रथम सीजन था, प्रथम सीजन में कितने लोगों ने हिस्सा लिया था? प्रथम सीजन में 8 टीम शामिल हुई थी। कितनी टीम इसमें शामिल होती हैं? 8 टीम इसमें शामिल हुई थी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। अब बात करते हैं इसका अभी कौन सा सीजन चल रहा है। तो आप कहेंगे सर इसका अगर मैं बात करूं कि सर अब जो सीजन होगा ये कौन सा सीजन चलेगा? सीजन नंबर 5 तक। 5 तक कुल कितनी टीमें बढ़ चुकी हैं? तो ये 8 टीम हो गई पहले सीजन में। पहले से 5वें सीजन तक 12 टीम हो चुकी हैं। कितनी टीम हो चुकी हैं? 12 टीम हो चुकी हैं। ठीक है जी, 12 टीम हो चुकी हैं। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। यहां तक हम लोग बात कर रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत है क्या? चलिए बहुत शानदार, यहां तक हमने पढ़ लिया इसके बारे में। और 5 सीजन तक 12 हो गई। अब तक कुल कितने सीजन खेले जा चुके हैं? कुल सीजन कितने सीजन हो गए प्रो कबड्डी के? कुल सीजन। आप कहेंगे सर यहां पर किसकी बात हो रही है जी? प्रो कबड्डी की बात हो रही है। किसकी? प्रो कबड्डी की बात हो रही है। तो आप कहेंगे सर 10 सीजन खेल चुके हैं। कितने? 10। चलिए नेक्स्ट है पहले भारतीय ओलंपिक खेल किस शहर में आयोजित किए गए थे? बढ़िया प्रश्न है, ओलंपिक की बात हो गई जी। आप कहेंगे सर जिस समय पाकिस्तान बना ही नहीं था, पाकिस्तान भारत का हिस्सा हुआ करता था, तो पहला ओलंपिक भारत के लाहौर में हुआ था। देखो कितना अच्छा लगता है ना, भारत के लाहौर में, है ना। चलिए चलिए बहुत बढ़िया, यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ कर ली हमने। तो ये जो है ना अभी जो हुआ है हाल ही में कौन सा हुआ है? 11वां हुआ है, 10 नहीं, 11वां सीजन हुआ है। ठीक है जी, कौन सा? 11वां सीजन हुआ है। माफी चाहूंगा आप लोगों से, 11वां सीजन हुआ है। चलिए हम लोगों ने यहां पर बात करनी है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए पहले अब इसका सही आंसर तो आप कहेंगे सर मैंने आंसर ही बता दिया था लाहौर में, एक्साइटमेंट में। आप कहेंगे सर यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कि सर ये सीजन स्टार्ट कब हुआ था? ये जो लाहौर में हुआ था ये कब हुआ था? 1924 में। और 1924 में लाहौर किसका हिस्सा था? भारत का हिस्सा था। ठीक है, ये आप लोग शामिल कर लेंगे। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया।
किसी को कोई दिक्कत है क्या? आप लोग मुझे बताएंगे। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्टीमेट खो खो लीग का किस वर्ष शुरू की गई थी? देखिए 2000, 2021, 2022। तो आप कहेंगे अल्टीमेट खो खो जो है एक पारंपरिक खो खो होता है जिसे 2022 में शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? 2022 में शुरू किया गया। ठीक है, अब बात आती है सर, यहां पर हम लोग बात करेंगे कि सर इसमें क्या होता है, जो हमलावर टीम होती है, हमलावर टीम के खिलाड़ियों की संख्या जो है वो 7 कर दी गई है। ठीक है, कितनी कर दी गई है? 7। ठीक है, अब बात आ जाती है सर इसका जो मैदान है, जो इसका जो मैदान रहता है ना, जो फील्ड रहता है, इस फील्ड का जो आकार है, इस फील्ड का आकार कितना है? आप कहेंगे 22 इंटू 16 मीटर। आप कहेंगे सर 22 इंटू 16 मीटर आकार होता है। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। अब बात आती है सर, प्रत्येक जो टैग यहां से उठ के अगर इसको टैग कर रहा है तो उसको 2 अंक मिल जाते हैं। क्या कितने अंक मिलते हैं? 2 अंक मिल जाते हैं। और 30 सेकंड का ब्रेक थ्रो रहता है। चलिए, लेकिन आइस हॉकी खेल में सामान्य खेल के दौरान प्रतिस्पर्धा करने के लिए किसी भी एक समय पर प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी बर्फ आइस पर होते हैं? चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिए। देखिए पहले तो आपको यह बताना है, जो आइस हॉकी है, ये जो आइस हॉकी है ये कहां का है? आप कहेंगे सर ये है कनाडा का। कहां का खेल है ये? आप कहेंगे सर ये कनाडा का खेल है। चलिए आप लोग बताएंगे कि सर यहां पर हम बात करेंगे, सर जल्दी जल्दी से बता दीजिए इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आइस हॉकी में 6 खिलाड़ी खेलते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं जी? 6 खिलाड़ी होते हैं। अब मैं बात करूं सर 5 खिलाड़ी किसमें खेलते हैं? चलिए यहां पर मैं कुछ इंपोर्टेंट मैंने बताए भी थे, फिर भी बता देता हूं। बेसबॉल की बात होगी कि सर बेसबॉल में कुल कितने खिलाड़ी खेलते हैं? तो आप कहेंगे सर बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होंगे? तो आप कहेंगे सर बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होंगे। कितने? 9। अब बात आ जाती है सर बास्केटबॉल में कितने होते हैं? बास्केटबॉल, देखिए बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। लेकिन खेलते कितने हैं? आप कहेंगे सर खेलते कितने हैं? खेलते हैं भैया 5। कितने खिलाड़ी खेलते हैं? 5 खिलाड़ी खेलते हैं। चलिए अब भैया क्रिकेट की बात कर लें कि क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? क्रिकेट, आप कहेंगे सर क्रिकेट में 11 खिलाड़ी खेलते हैं। चलिए खो खो में हमने पढ़ाई है, खो खो में आप लोग मुझे बताओ, चलो खो खो में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? तो आप क्या कहेंगे सर? जल्दी से बता दो। तो आप क्या बताएंगे जल्दी से? आप कहेंगे सर 9। चलिए बहुत बढ़िया। अब बात आ जाती है सर, खो खो भी हमने पढ़ लिया। कबड्डी आप मुझे बताएं सर, कबड्डी कि सर कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? कबड्डी, आप क्या कहेंगे सर कबड्डी में कितने खिलाड़ी होंगे? तो आप बताएंगे सर 7 खिलाड़ी खेलते हैं कबड्डी में। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया। इसमें भी 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन खेलते कितने? 9। आप कहेंगे टोटल खिलाड़ी तो इसमें 12 होते हैं, लेकिन एक टाइम में 9 खिलाड़ी खेलते हैं। तो आप यही याद रखना, अगर ये टोटल पूछा जाए तो 12, खेलते हैं 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर नहीं किया क्या मैंने? 6 कर दिया। चलिए नेक्स्ट है कि अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक किसने लिखी है? स्टीफन हॉकिंस ने, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, जॉन वॉटसन ने, या नील डिग्रेस टाइसन ने? अच्छा है, चलिए बहुत बढ़िया। आप कहेंगे सर ये जो बुक है ये पब्लिश्ड कब होती है? अ ब्रीफ हिस्ट्री, ये भैया प्रकाशित कब हुई थी? ये प्रकाशित होती है जी कब? 1988 में, 1988 में इसको प्रकाशित किया गया। और ये किसकी है? स्टीफन की। आप कहेंगे सर स्टीफन हॉकिंस की भैया ये कौन सी है बुक है? यहां तक आपने पढ़ लिया। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा आप लोग बताएंगे एल्बर्ट आइंस्टाइन, ई बराबर एम सी स्क्वायर, ये इक्वेशन किसने दी थी? ई बराबर एम सी स्क्वायर, ये किसकी है? तो आप कहेंगे आइंस्टाइन की है। आइंस्टाइन की तो है ई बराबर। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, ये आप लोग पढ़ लीजिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सर लाइफ ऑफ पाई उपन्यास किसने लिखा था? लाइफ ऑफ पाई उपन्यास किसने लिखा है? चलिए बता दीजिए। आप कहेंगे सर केरल वर्च ने, यान मार्टेल ने, खालिद हुसैनी ने, या जोनाथन सफरन फायर ने? आप क्या इसका सही आंसर देंगे? चलिए बता दीजिए। बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। यहां तक आप लोग मुझे बताते हुए चलेंगे, यहां तक आप लोग मुझे बताते हुए चलेंगे, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। हम लोग यहां तक बात कर रहे हैं। ट्रिक बता दूं क्या? ट्रिक बता दूं क्या? खिलाड़ियों की ट्रिक बता दूं? चलिए तो फिर इसकी ट्रिक लिखिए यहां पर, खिलाड़ियों की, खेल और खिलाड़ी। यहां पर एक ट्रिक लिखिएगा, खेल एवं खिलाड़ी। चलिए भैया लिख देते हैं खेल और खिलाड़ी में क्या है भैया? खेल और खिलाड़ी की ट्रिक। आप क्या बताएंगे कि सर कौन सी ट्रिक है? पोबो वाली ने जिम खोली। किसने? पोबो, ऐसे लिखना, पोबो बाली ने जिम खोली। यही तो होगा भैया इसका ट्रिक। अब आप ऐसे पढ़ना, खोली। अब आप ऐसे पढ़ना, यहां पर आप कहेंगे सर यहां से आप स्टार्ट करो 4 से। किससे स्टार्ट करो? 4 से। 4 5 6, आप कैसे करेंगे? 4 5 6, ने से आप कहेंगे 7, ठीक है, जिम से आप कहेंगे, जिमनास्ट होता है ना, जिमनास्ट, तो आप कहेंगे 8, और खो से खो खो हो जाएगा 9। तो यानी कि पोलो, पो से क्या बन गया था? पोलो। पोलो में कितने खिलाड़ी खेल सकते हैं? 4। और ये क्या है? बो से क्या बना था? बास्केटबॉल। क्या बना था? बास्केटबॉल। आप कहेंगे सर बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। ये वॉलीबॉल हो गई क्या? आप कहेंगे सर वॉलीबॉल। ठीक है जी, चलिए तो ये वॉलीबॉल हो गई, ये नेट बॉल हो गई, ये क्या हो गई? नेट बॉल हो गई, ये जिम्नास्टिक हो गई, खो खो हो गई। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। आगे हम लोग बात कर लेते हैं। नेक्स्ट यहां पर हम पढ़ रहे थे, ये हमारा प्रश्न था, इसका जल्दी से आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया, हाँ जी, बहुत शानदार, आंसर दीजिएगा। लिखा हुआ है सर लाइफ ऑफ पाई। लाइफ ऑफ पाई किसकी पुस्तक हो जाएगी? तो आप कहेंगे सर ये किसकी होगी? यान मर्टेल की। किसकी हो जाएगी? यान मर्टेल की। 2001 में प्रकाशित हुई थी ये पुस्तक। कब? 2001 में इसका प्रकाशन हुआ था। क्या हुआ
था इसका प्रकाशन हुआ था। चलिए बहुत बढ़िया। अब बात आती है सर यहाँ पर खालिद, इनके बारे में भी पूछा जाता है कि सर खालिद हुसैनी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। आप कहेंगे सर इन्होंने लिखी थी द काइटर रनर। आप कहेंगे सर द काइटर रनर, द काइटर रनर। ये भी अच्छी पुस्तक है। किसकी पुस्तक है जी? खालिद हुसैनी की। चलिए अब हम यहां पर बात करेंगे सर जोनाथन के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी। तो इन्होंने लिखी थी एवरीथिंग इज एल्यूमिनेटेड। आप कहेंगे सर एवरीथिंग, ठीक है जी। आप बताइएगा सर क्या इन्होंने लिखा था? एवरीथिंग, एवरीथिंग इज क्या हो जाएगा भैया? एल्यूमिनेटेड, एल्यूमिनेटेड, नेटेड। चलिए बहुत बढ़िया। एल्यूमिनेटेड किसकी पुस्तक हो जाएगी? इन्हीं की पुस्तक हो जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय उपन्यासकार चेतन भगत का पहला उपन्यास है जिन्होंने उनके कार्यों के लिए सोसाइटी यंग अचीवर्स अवार्ड और पब्लिशर्स रिकॉग्नाइजेशन अवार्ड जीता है? बताएंगे भैया क्या इसका सही आंसर है? आप कहेंगे सर 5 पॉइंट संबंध 2004 में प्रकाशित हुआ उनका ये पहला उपन्यास था। 3 इडियट जिसपे मूवी भी बनी है, ठीक है। हेलो इन 2008, वन नाइट, ठीक है। तो आप इसका सही आंसर बताएंगे कि सर 5 पॉइंट संबंध ये कब प्रकाशित हुआ था? ये 2004 में इसका प्रकाशन हुआ। चेतन भगत के बारे में मैं बात करता हूं। किसके बारे में बात कर रहा हूं भैया? चेतन भगत, चेतन भगत। इनकी जो महत्वपूर्ण भैया आप कहेंगे जिसपे बहुत ज्यादा फेमस एक पुस्तक बनी है 3 इडियट्स। आप कह सकते हैं कौन सी है? आप कहेंगे सर 3 इडियट्स, ठीक है। आप कहेंगे सर कौन सी पुस्तक बनी थी? आप बता देंगे सर 3 इडियट्स, इडियट्स, ठीक है। 3 इडियट्स से है। और कौन कौन सी पुस्तक हो जाएंगी? आप कहेंगे 3 इडियट्स से है। और कौन सी हो जाएंगी? आप बताएंगे सर काई पोछे, ठीक है। बहुत बढ़िया। हाँ जी, हेलो इन 2008 भी है इनकी। हेलो 2008, हेलो इन 2008 जो कि भैया किस पे संबंधित है? वन नाइट एट द कॉल सेंटर, ठीक है। काई पोछे बहुत इंपॉर्टेंट है। काई पोच या काई पोचे, ठीक है। काई पोचे। चलिए ये कब बना है? तो आप कहेंगे 2013 में। 2013 में भैया लिखा है। चलिए यहां तक आप लिख लीजिए। नेक्स्ट है, इसको आप लोगों ने लिख लिया। आगे हम बात करते हैं कि सर केंद्र सरकार की पहल योजना से संबंधित है। जो पहल योजना है केंद्र सरकार की, ये किससे संबंधित है? बालिका छात्रवृत्ति से, चिकित्सा सब्सिडी से, एलपीजी से या स्नान गृह से? सॉरी, स्नान निर्माण, जो बाथरूम बन रहे हैं गाँव में, जो बाथरूम बनाए जा रहे हैं वो किससे संबंधित होंगे? चलिए आप कहेंगे सर यह जो योजना है ये कब लागू की गई थी? तो भैया 1 जून 2014 को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा इसको लागू किया गया था। कब? आप कहेंगे सर पेट्रोलियम, आप यहां पर लिखना पेट्रोलियम, इससे ही आप समझ जाएंगे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा, प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। और ये कब स्टार्ट किया गया था? आप कहेंगे सर ये कब स्टार्ट किया था? तो आप बताइएगा सर 2013 में। कब? 1 जून 2013, 1 जून 2013 में। और ये जब गैस से संबंधित है तो आप कहेंगे सर एलपीजी सब्सिडी, एलपीजी सब्सिडी। चलिए आयुष्मान भारत, आयुष्मान कार्ड जारी हो जाता है ना, वो स्वास्थ्य से संबंधित है। तो आप लोग समझ जाना वो भैया चिकित्सा से संबंधित है। जल्दी से बताइए आप कहेंगे सर इसका सही आंसर क्या है? बहुत बढ़िया। यहां पर आप लोग बता रहे हैं सर राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, जिसमें 15 साल से लेकर 35 साल के बच्चों को शिक्षित करना है। लोगों को आयु के वर्ग, जो 15 से 35 वर्ग के लोग हैं, आयु के लोग हैं, उन्हें शिक्षित करना उद्देश्य है। और ये भैया ये किसमें शामिल किया गया? इस कार्यक्रम में महिलाओं को शामिल किया गया, अनुसूचित जातियों को, अनुसूचित जनजातियों को शामिल किया गया, पिछड़े हुए लोगों को शामिल किया गया, ताकि उनको साक्षरता, उनको पढ़ाई में मौका दिया जा सके। इसे 1988 में शामिल किया गया था। कब? 1988 में। और इसमें